ऑल राइट स्टूडेंट्स, फ्री फास्ट ट्रैक बैच का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। अब पहले तो मेरी एक बिल्कुल बेसिक बात समझो। ये स्टैंडर्ड अगर तुम लॉजिकल दिमाग से नहीं सोचोगे ना, 4 बार भी पढ़ लोगे तो भी याद नहीं हो सकता, नंबर नहीं आएंगे। और अगर आपने लॉजिकल वे में सोचने की भी कोशिश कर ली ना, अपने दिमाग को एक्टिव रख के, बस हाँ कॉन्सेप्शली सोचा ना, जब मैं समझा रहा हूँ रटा रटा हुआ नहीं तुम्हें, बस तुम्हें कॉन्सेप्शली तुम्हारे दिमाग में फिट करने की कोशिश करूँगा। तुम्हें मेक श्योर करना है तुम लेक्चर देखने के बाद में हाथों हाथ पढ़ रहे हो और 3 दिन बाद वापस रिवाइज कर रहे हो, तब जाके तो ये स्टैंडर्ड बड़ा इजी लगेगा, हलवा लगेगा। इतना लॉजिकल स्टैंडर्ड है। बट अगर तुम सीधे रटने की कोशिश करोगे, भूल जाओ भाई, भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ याद हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतना लॉजिकल है जिसकी लिमिट नहीं है। याद हो ही नहीं सकता अगर तुम सीधे रटने की कोशिश करोगे। ठीक है, मैं जब तुम्हें समझा रहा हूँ बस तुम्हें कॉन्सेप्शली समझते हुए चलना है, स्टोरी फॉर्म में समझते हुए चलना है चीज को। एक एक चीज लॉजिकली सोचनी है तुम्हें। तुम्हें ऐसा फील करना है कि भाई तुम ऑडिटर ही हो, तुम ऑडिट मत क्लाइंट की प्लेस पे ऑडिट ही कर रहे हो। बस वो फील करते हुए चलना, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बच्चों वाला लगेगा। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, अगर मैं बात करूँ तो आईपीसीएस लेवल पे सबसे टेक्निकल स्टैंडर्ड है ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। स्टार्ट करते हैं, पहले अपन इसकी बात करते हैं। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। अब यार अकाउंट्स में तुम सब्सिक्वेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो, ऐसा माना भी जाता है पढ़ाते समय कि यार ये बच्चे को आता होगा। पर लेट्स से कि चलो भाई पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला याद होगा, ठीक है बातें कर लेते हैं इसके बारे में। 31 मार्च डेट थी, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, 31 मार्च के बाद में लेट्स से कोई एक डेटर था जो बैंक हो गया। ठीक है, तुम्हें पता था उसकी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो रही है। तुमने, एंटिटी ने बेसिकली, एक्स लिमिटेड ने बेसिकली उसका प्रोविजन बनाया 15% का। 31 मार्च के दिन 15% का प्रोविजन बना दिया, और अगले 4 दिन बाद में ही वो डेटर बैंक हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या 31 मार्च को जब वो रेडी हो गया सब कुछ, तो क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है? नहीं दे रहा ना, क्योंकि यार दिख रहा था कि डेटर की पोजीशन खराब हो गई है, और तुमने डेटर 15% ही बनाया और 4 दिन बाद में ही वो बैंक हो गया। तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। अकाउंट्स में इसी को सब्सिक्वेंट इवेंट बोला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से 31 मार्च डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अब मैं एक डेट लेके आ रहा हूँ, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो क्या होता है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, ऑडिट होती है, उसकी टाइम लगता है। ठीक है, ऑडिट का प्रोसेस चल रहा होता है, एक लेट से 1.5-2 महीने लग गए पूरे के पूरे ऑडिट करने में। अब उसके टाइम में ऐसा हुआ कि कंपनी में फायर, आग लग गई। ठीक है, आग लग गई तो इन्वेंट्रीज बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो गई। अब क्या करें सर इसका? क्या ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट है? यस, सब्सिक्वेंट इवेंट है ये भी। ठीक है, बट कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा वो अलग मैटर करेगा। दोनों एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि दोनों एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट इवेंट का ही पार्ट है। ठीक है, 31 मार्च के बाद वाले इवेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट, बट दोनों एग्जाम्पल में कुछ अंतर है। इस अंतर को भी अपन समझेंगे, और ये अंतर आपको याद आ जाना चाहिए। वैसे तो क्या है, एक है एडजस्टिंग इवेंट, एक है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, एक है एडजस्टिंग इवेंट, एक है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या इतनी बेसिक बात समझ में आती है? देन अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसी एग्जांपल को फोकस पे रखना, अपना डिस्कशन आगे बढ़ेगा। दिस इज 31 मार्च। अपने एग्जाम्पल के लिए लेट से 31/5 एग्जाम्पल है भैया ना, कोई ऐसी कोई डेट नहीं होती है। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये है। इनके बीच में कुछ इवेंट्स हुए, इनके बीच में कुछ इवेंट्स हुए। ठीक है, और 31 मार्च के बाद, 31/5 डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में भी कुछ अपना केस बनेगा। ये अपना केस नंबर 1 बनेगा डिस्कशन का, और ये अपना केस नंबर 2 बनेगा डिस्कशन का। क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, अब
दो केस अपन को डिस्कस करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपकी इवेंट्स के बारे में बातें करी। इवेंट्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। वो दो एग्जाम्पल को फोकस रखना भाई, वो दो एग्जाम्पल हवा में नहीं लिए तुम्हारे लिए, समझाने के लिए लिए भाई, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ से तुम्हारा। सब्सिक्वेंट इवेंट एज अ ऑडिट टीचर मैं मान के चल सकता हूँ कि तुम्हें अकाउंट्स में पढ़ाया होगा, ठीक है, शर्मा जी, हमारे शर्मा जी सर से तुम पढ़ के आए होगे। बट अगर नहीं पढ़ के आए हो, ठीक है, या नहीं ध्यान है, तो भाई एक बार सुन लो। इवेंट्स है एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ठीक है, दो कैटेगरी हो गई। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होता है, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है एट बैलेंस शीट डेट, और एक होते हैं कंडीशंस दैट एग्जिस्ट आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मैं आपको एक है ना किस्सा बताता हूँ। शर्मा जी सर का मैंने नाम लिया, प्रवीण शर्मा सर। तो प्रवीण शर्मा सर है ना, हम उन्हीं के स्टूडेंट रहे हुए हैं आईपीसीसी में और फाइनल में भी। तो आईपीसीसी में थे ना, तो हमें ना बड़ा परेशान करते थे। कैसे परेशान करते थे सर को, क्या होता था, जैसे सर क्लास लेते थे ना, तो जैसे एल लाइन पे लेते थे। यस, अभी भी एल लाइन ही है, नाम चेंज पता नहीं बीच में हो रहा था नहीं हो रहा था, मेरे को ध्यान नहीं है। तो अजमेर से हूँ मैं। तो वहाँ पे क्या होता था, उनका एक सिस्टम होता था जहाँ पे हमें ना कंप्यूटर से कुछ भी कमेंट लिखते थे, और सर डाउट पढ़ते रहते थे और रिप्लाई करते जाते थे पढ़ाते समय। तो वहाँ पे क्या होता था, सर रिप्लाई करते थे और नाम से बोलते थे, अजमेर, दिल्ली, फलाना जगह, बॉम्बे, जो भी सेंटर के नाम होते थे ना, वो बच्चों के नाम तो दिखते नहीं थे। तो सर की अटेंशन पाने के लिए क्या करते थे, इतने सारे मैसेज आते थे, इग्नोर हो जाता था। तो ऐसे पूरा ऐसा लिखते थे, शुरुआत की 2 लाइन बड़ी डिसेंसी से लिखते थे कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ, तो ऐसा लगता था कि बहुत बढ़िया डाउट आने वाला है। और फिर पूछते थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? फिर प्रवीण सर बोलते थे, नालायक अजमेर। ठीक है, एक ऐसा जोरदार इंसिडेंट होते थे। ठीक है, और एक फाइनल का इंसिडेंट मैं बताता हूँ। तो फाइनल में क्या हुआ था, एक बार है ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सच अ लेजेंड टीचर प्रवीण शर्मा सर। आपको एक किस्सा बताता हूँ, इंडिया से आया था हमारे टाइम पे। इंडिया से आया था, तो मैंने ना, मैं ही था वो स्टूडेंट, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक चल रहा था कंसोलिडेशन का। अब कंसोलिडेशन का टॉपिक चल रहा था ना, तो इंडिया वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना। सर के लिए भी नया बैच था, हम के लिए, हमारे लिए भी नया बैच था, बहुत मुश्किल आ रही थी। तो कंसोलिडेशन में मैंने एक क्वेरी सर को पूछ ली, ठीक है, वही सिस्टम था, कीबोर्ड पे टाइप करके मैंने क्वेरी पूछ ली। और आप सोचो, मैं मतलब इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ ना आज भी, कि शायद उनसे बेहतर नॉलेज किसी को हो, मैं तो हो गए, यस, बट डेफिनेटली प्रवीण शर्मा सर इतने लेजेंड इंसान हैं कि उन्होंने उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, कि एक ये क्वेरी आई है इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए उन्होंने 2 पेज का क्वेश्चन बना दिया। सोचो, कंसोलिडेशन का कोई 2 पेज का उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, और उसका सॉल्यूशन उन्होंने और कराया। करीब करीब उस डाउट के लिए 1.5 घंटे की क्लास पूरी की पूरी चल गई। नेक्स्ट 1.5 घंटा उस डाउट पे चल गया। मतलब आप सोच सकते हो कि हाथों हाथ कंसोलिडेशन जैसा टॉपिक था, जहां तक मेरे को ध्यान है, बहुत पुरानी बात हो गई, कंसोलिडेशन जैसे टॉपिक में उन्होंने 2 पेज का क्वेश्चन बना दिया यार। मतलब इस लेवल की नॉलेज और इस लेवल का उन्होंने उनमें पढ़ाने का जुनून आज भी है, डेफिनेटली आज भी है। तो याद आ गई मेरे को हमारे शर्मा जी सर की, ठीक है, अकाउंट्स पढ़ाते थे, जोरदार अकाउंट्स हमें पढ़ाते थे, और आप लोग उनसे पढ़ते हो अभी भी बहुत सारे बच्चे। सो अमेजिंग टीचर, रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा। आ जाओ, फोकस करो। सो 31 मार्च एंड 31 मई, ये अपन ने बातें करी थी, केस 1 केस 2, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा फोकस करो। जब मैंने आपको डेटर का एग्जाम्पल दिया, आ जाओ भाई जोन में आ जाओ वापस, ठीक है। जब मैंने आपको डेटर का एग्जाम्पल दिया था, तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि वही बैलेंस शीट डेट के दिन ही आपने उसका प्रोविजन बनाया था, हालत खराब हो गई थी। मतलब कंडीशन तो एग्जिस्ट हो रही थी एट द बैलेंस शीट डेट, 4 दिन बाद में दिवालिया हो गया, यहां पे वो दिवालिया हो गया। तो भाई ऐसे में वो होते हैं एडजस्टिंग इवेंट, जिसका
अकाउंटिंग करनी पड़ती है। जिसका क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग करनी पड़ती है। यहां पे वर्ड यूज होगा एडजस्टमेंट। ठीक है सर। और एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया था कि भाई फायर लग गई थी। अब 31 मार्च के दिन किसी ने पेट्रोल लगा के तो रखा नहीं था कि वह फायर लगेगी। ठीक है, ऐसा तो हुआ नहीं था, है ना? तो यार वहां पे जो फायर लगी, क्या वो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी? नहीं करती थी। एग्जिस्ट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, मतलब बैलेंस शीट डेट पे वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। इनको हम बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। और अगर मटेरियल इंपैक्ट होता है, ऐसा नहीं हर आइटम हर डिस्क्लोजर कर दो, मटेरियल होता है यूजर के लिए तो उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है। ये है पूरा सब्सिक्वेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट और इसी पे पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, नाउ फोकस। ये टाइप ऑफ इवेंट का पूरा डिस्कशन मेरा हो गया, पूरा अच्छे से समझा दिया। बाकी के एग्जांपल्स दे रखे, तुम खुद से रीड करोगे। ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे यार, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो केस है, यहाँ पे अल्टीमेटली मैटर क्या है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करना। हाँ सर, और आइडेंटिफाई करने के बाद में अगर वो सब्सिक्वेंट इवेंट का एडजस्ट अकाउंटिंग मांग रहा है या डिस्क्लोजर मांग रहा है, जो भी मांग रहा है एज पर द एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट, उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना। हाँ, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही से अप्लाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करना, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करना, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। यस सर। देन माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, एज ऑडिटर तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार वो इवेंट आइडेंटिफाई करे नहीं करे, उनको समझना, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करा है नहीं करा है, वो अप्रोप्रिएटली हुआ है नहीं हुआ है, तुम वो देखोगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? और इसी से रिलेटेड हम 2 केस पढ़ेंगे, बढ़िया स्पेशल केसेस पढ़ेंगे जिसमें दिमाग लगेगा अच्छा खासा। ठीक है, डन। भूमिका बनी, बढ़िया भूमिका बन गई। चलो आ जाओ, अब आओ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। टाइप ऑफ इवेंट अपना हो गया है। सो हम केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं और केस नंबर 1 से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर ए है, ऐसे लिंकिंग होती है। हिंट केस नंबर 1। पहले तुम्हें ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है। मैं आपका केस नंबर 1 यहाँ पे बोल भी रहा हूँ। 31 मार्च, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 31 मार्च, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जरूरी नहीं 31 मई हो, है ना? ये एग्जाम्पल है अपना डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आपको कुछ इवेंट मिले हैं, इवेंट अकर हुए हैं बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर करना है तो क्या मैनेजमेंट ने कर दिया है क्या? आपको इससे रिलेटेड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। दिस इज योर केस नंबर 1। रीड दिस, रीड करो इसको। ठीक है, डन। आ जाओ केस नंबर 1 पे, मैं आपको पूरा का पूरा केस समझाता हूँ। बिटवीन डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को ऑब्टेन करना है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किससे रिलेटेड? क्या एडजस्टमेंट कर दिया है क्या, या डिस्क्लोजर कर दिया है क्या? ऑडिटर को तो ये करना है। तो इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा? इसके लिए ऑडिटर कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, तुम ऐसा फील लेके आना कि तुम बस ऑडिट कर रहे हो यहाँ पे। तो सर क्या करे, ये तुम्हें इवेंट्स के बारे में कैसे पता पड़ेगा? तो तुम पहले इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट के प्रोसीजर। देखो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इज ऑफ द मैनेजमेंट। तो इवेल्युएट मैनेजमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट।
ठीक है सर, तुम मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को समझोगे पहले यार, है ना भाई? सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हो? फिर उससे पूछो हाथों हाथ मैनेजमेंट से, इंक्वायर करो वेदर एनी subsequent event have been identified. As simple as that. As simple as that यार। तुमने मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को इवेल्युएट करा कि भाई वो सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मैनेजमेंट से पूछा, अरे यार कोई मिले क्या यार, ए मेरे भाई सब्सिक्वेंट इवेंट मिले क्या? ठीक है, ये काम तो हो गया सर, इतने से खत्म हो जाएगा। मैंने कहा थोड़ा और एफर्ट करो ना यार, एक काम करो, रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मेरे को आर्टिकलशिप में पहला काम यही मिला था, इसकी समरी बनाना। रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग कब? हेल्ड आफ्टर 31/3। 31/3 के बाद की जो मीटिंग्स है ना, उनकी मिनट्स को तुम रीड करो, क्योंकि यार अगर कोई ऐसा इवेंट होगा तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में डिस्कस हुआ होगा, हिंट मिल जाएगा मेरे भाई। और साथ के साथ में क्या कर, रीड लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट आफ्टर 31/3। 31/3 के बाद में जो भी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट होंगे उनको भी रीड कर, पता पड़ेगा तुझको, ठीक है? एंड व्हाट यू कैन डू, तुम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनको भी देख सकते हो आफ्टर 31/3, ठीक है? अब मीन क्या है, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट है तो इसका सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गया है, लेट्स से आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट इवेंट, तो ऑडिटर क्या देखेगा भाई? ऑडिटर देखेगा क्या इसका प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर कर दिया है या नहीं कर दिया है, एस एज पर द कंडीशन। एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो अकाउंटिंग ही तो चेक करना है। मुद्दा मेन क्या था, वो सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे आइडेंटिफाई हुआ, हुआ नहीं हुआ, उसके लिए तुमने क्या करा, वो ऊपर की बात है। बाकी ये तो अकाउंटिंग ही तो करनी है यार, ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो सी इंटर का बच्चा भी बता देगा, ठीक है? एंड लास्ट में व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे 580 में डिस्कस होता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम बच्चा ये देख रहा है कि सर ये क्या होता है डब्ल्यू आर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो डब्ल्यू आर का कॉन्सेप्ट अपन ऐसे 580 में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। बेसिकली क्या होता है, हम मैनेजमेंट से है ना रिटर्न में लिखवा लेते हैं, रिटर्न में लिखवा लेते कुछ पर्टिकुलर चीज़ में, सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड हमने लिखवा लिया, उनसे डब्ल्यू आर ले ली, ठीक है? इसका डिटेल डिस्कशन 580 में अपना होता है, ठीक है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? दिस इज योर बेसिक प्रोसीजर। क्या इजी है? क्या इजी है सर? अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो बहुत इजी है, ठीक है? 31 मार्च के बाद के इवेंट्स, बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज योर केस नंबर 1। मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया, एक बार इधर आ जाओ, अपन इसको एक बार रीड कर लेते हैं। So, what auditor need to do? He need to obtain sufficient evidence ensuring all events between the date of FS and audit report requiring adjustment are identified. इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए वो ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करेगा इन डिटरमाइनिंग द नेचर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। पहले वो अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट के प्रोसीजर की, क्या कोई मैनेजमेंट के प्रोसीजर स्टैब्लिश है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा। फिर हाथों हाथ इंक्वायरी करेगा, अरे कोई इवेंट आइडेंटिफाई करेगा तुमने यार, बताओ ना, ठीक है? देन रीडिंग मिनट्स, कब की? हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, reading the entity's latest financial statement, accounting records. Information may also be obtained by auditor from accounting records pertaining to the period after the date of FS, ठीक है? अगर कोई इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है तो ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना? ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ईच सच इवेंट इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अल्टीमेटली लास्ट तुम्हें डब्ल्यू आर लेनी है इन अकॉर्डेंस विद द ऐसे 580। क्या ये बात आपको समझ में आती है? डन। दिस इज योर केस नंबर 1।
केस नंबर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 बहुत अच्छे से समझना भाई। वीडियो को पॉज कर लो एक बार, नोट्स वोट्स बना लेना तुम, ठीक है। एंड एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर देख के केस नंबर 2 पे आना। केस नंबर 2। 31 मार्च, 31/5। इवेंट्स यहाँ मिले, इवेंट्स यहाँ मिले। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाला सिचुएशन है ये। ठीक है सर। इसमें भी मैं दो सिचुएशन बता सकता हूँ। बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इश्यूड टू पब्लिक, आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यूड टू पब्लिक। ठीक है। ये केस नंबर 2 का ए पार्ट होगा, केस नंबर 2 का बी पार्ट होगा। हम पहले इसका डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट साइन तुमने कर दी है, उसके बाद में कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट मिले हैं। ठीक है सर। तो ऐसे केस में क्या करें? मेरे भाई मेरी बात को बिल्कुल फील लेके चलना, एक बार में चीज़ें समझ में आएगी। ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन कर दी, ऑडिट रिपोर्ट तुमने साइन कर दी, तो मेरे भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत है क्या? स्टैंडर्ड बोलता है नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। यार हमने ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट साइन वाइन कर दी है, बात खत्म यार। ठीक है, सो जाओ भाई, तुम सो जाओ, सो जाओ, बिंदास सो जाओ। ठीक है सर, सो गए सो गए सो गए। अब तुम्हें सपना आ रहा है। सपने में तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट तो साइन कर दी थी, बट ये इवेंट जो मेरे को मिला है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अगर ये मेरे को इस समय मिल जाता, तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के समय में मिल जाता, तो क्या मैं सोता रहता? क्या मैं सोता रहता? मेरे भाई उठ जा, हो गया काम, हो गया। फील में आ, तू सो रहा था, बिंदास सो रहा था। ठीक है। 31/5 के बाद में तेरे को इवेंट मिला था। स्टैंडर्ड बोलता है मेरे भाई, अगर तुझे ये इवेंट पहले मिल जाता तो क्या तू कुछ करता? नहीं करता ना, बस यही सोचना अब तू। मतलब पहले तो तुम्हें मस्का लगाया, अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, बट फिर बोला हैड इवेंट बिन, इवेंट बिन अकर्ड एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, तो ऑडिटर क्या सोता रहता? नहीं। तो बोलते हैं ऑडिटर अब ये काम कर, ऑडिटर शेल। ठीक है। क्या करोगे तुम, सोचो। फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा तुम्हारा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डिस्कस विद मैनेजमेंट। सबसे पहले उठ के कहाँ जाओगे तुम? मैनेजमेंट के पास में। अच्छा, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन तुम्हारा चल ही रहा था, तो तुमने हाथों हाथ इवेल्युएट कर लिया वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट है ना। तो मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहे थे, अच्छा ये बात हो गई, तो तुमने हाथों हाथ सोच लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करने की जरूरत है क्या? और फिर यार हाथों हाथ समझ ही लिया है, तो पूछ लो मैनेजमेंट से। इंक्वायरी, इंक्वायर व्हाट मैनेजमेंट टेंड्स टू डू। ठीक है। तो मैनेजमेंट के पास में दो स्टेप हो गए, दो ही पोजीशन है। मैनेजमेंट रेडी टू अमेंड, मैनेजमेंट अनविलिंग टू अमेंड। ठीक है। फोकस,
पहले मैंने बोला कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं। फिर मैंने बोला स्टैंडर्ड प्यार से बोलता है यार अगर तुझे ये चीज़ें पहले पता पड़ जाती एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो तू क्या सोता रहता क्या? ये लैंग्वेज मत लिख देना सोता रहता क्या, है ना, ये तो अपना पढ़ाने का स्टाइल है। तो ऑडिटर जगा, ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेगा, चाय पिएगा, डिस्कशन करेगा, और डिस्कशन करते समय ही सोच लेगा भाई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है क्या, और हाथों हाथ मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा क्या तुम अमेंडमेंट करने को रेडी हो। मैनेजमेंट के पास में दो स्टेप हो गए, मैनेजमेंट रेडी टू अमेंड, मैनेजमेंट अनविलिंग टू अमेंड। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? डन? क्लैरिटी है? अच्छा आओ। मैनेजमेंट रेडी टू अमेंड। अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी है तो क्या बोला? कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर, कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर ऑन इवेंट, एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोला कि यार पहले जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट थी अब तो छोड़ दो उसको क्योंकि मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी हो गया है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा यार, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में इवेंट मिला है, किधर मिला है भाई, आओ इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे लेट से कोई इवेंट मिला है, लेट से 10/6 को, ठीक है। तो ये तो 10/6 का इवेंट है ना, इस पे तो तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर कैरी करनी ही है, ठीक है सर। बट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कैरी ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट। वही कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करते हैं, तुम पढ़ के आए हो ना केस नंबर 1 में, बेसिक बात है, ठीक है। वो तुम्हें ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करने हैं टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। लेट से डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट यहां तक हुई है कुछ, ठीक है, डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट यहां तक तुम्हें सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर के एक्सटेंड भी करने पड़ेंगे। दैट इज द बेसिक लॉजिक। डन? डन? क्लैरिटी? अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं स्टार बना देता हूँ, लॉ रेगुलेशन का कुछ एक स्पेशल पॉइंट है जो मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है सर। अब एक न्यू ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड एमसीक्यू मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको पूरा इजी स्टेप में लिखवा रहा हूँ ताकि, वैसे नोट्स भी अपने इसी तरीके से बने हुए हैं। नोट, द न्यू ऑडिटर रिपोर्ट shall not be dated earlier than the date of approval of amended financial statement। सर क्या है ये? देखो, स्टैंडर्ड ने बोला कि ऑडिटर मेरे भाई अब तो साइन मत करना जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव नहीं कर देगी अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा मैटर छोटा मोटा नहीं है, मैटर बड़ा है, मैटर बड़ा हो गया है, अमेंडमेंट इतना इजी काम नहीं है। मैनेजमेंट तो बोला हाँ हाँ सर कर देंगे अमेंडमेंट, कर देंगे अमेंडमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकर गए तो तुम, सिंपल है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे ही अप्रूव कर दे अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाथों हाथ तुम्हारी रिपोर्ट कर देना, ठीक है, डेट डाल देना। बट तुम्हारी डेट उससे पहले नहीं होनी चाहिए, ये एक बात ध्यान में रख के चलना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सीरियस मैटर है यार, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट को बोलते हैं भाई पहले अप्रूव करा ले, फिर मैं तेरे को ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा वापस। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर देखो यार, मैनेजमेंट ने अग्री टू अमेंड का अपन ने ये केस पढ़ा, अब मैं तुम्हें एक स्पेशल केस पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, अमेंडमेंट से रिलेटेड ही, किधर गया अपना, रेडी टू अमेंड है ना, इसी से रिलेटेड एक स्पेशल पॉइंट करवा रहा हूँ। स्पेशल पॉइंट आराम से समझना, टेक्निकल है थोड़ा सा, इजी है, समझ में आएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। स्पेशल केस, सर स्पेशल केस क्या है? लेट्स से
31/5 आपकी थी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और लेट्स से 10/6 को आपको कोई इवेंट मिला था। ठीक है, स्पेशल केस ये है, लॉ रेगुलेशन और एप्लीकेबल एफआरएफ अलाउ मैनेजमेंट टू डू restricted amendment allow management to do restricted amendment। सर व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट? मतलब ये जो इवेंट मिला है ना, केवल इस पे वो करेक्शन कर दे, मतलब एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर जो भी करना है, उसके अलावा मैनेजमेंट को कुछ नहीं करना। मैनेजमेंट को बाकी नई डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करना है, ये फालतू की भेजामारी नहीं करनी। सिंपल लॉ रेगुलेशन बोलता है यार तुम तो ये वाला अमेंडमेंट कर दो। तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करे? ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर टू कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर ऑन ऑडिट प्रोसीजर टिल रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट एंड, ये लाइन लिखी हुई नहीं है पर मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, एंड नो नीड टू extend audit procedure till the date of new audit report। ओह, सर क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या हुआ है केस? मेरी बात सुन, पहले जब नॉर्मल केस तूने पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था, तुझे ऑडिट प्रोसीजर भी एक्सटेंड करने टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, है ना? कैरी करने की बात, एक्सटेंड करने की बात करी थी। बट यहाँ पे क्या केस है कि लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है मैनेजमेंट को टू डू रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, या एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट कर दो यार, ठीक है, जो इवेंट मिला ना उसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर कर दो तुम तो बस। तो ऑडिटर भी ठीक है यार, ऑडिटर भी यहाँ तक अपने ऑडिट प्रोसीजर करेगा, इस पे ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा चेक करने के लिए कि भाई सही से कर दिया या नहीं कर दिया तुमने। और ऑडिटर को ये जो एक्सटेंशन है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें नहीं लगता ये बातें पता होनी चाहिए? तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा सर ये बातें शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए? तो ऐसे केस में ऑडिटर को अपनी रिपोर्टिंग में इसको कंसिडरेशन करना है। तो सर क्या करना है? ऑडिटर क्या करेगा? एक ऑप्शन तो ये है, ऑप्शन 1, अमेंड ऑडिट रिपोर्ट और इशू अ न्यू रिपोर्ट इंक्लूडिंग एडिशनल डेट। ये एडिशनल डेट क्या है? अपने केस में 10/6 वाली, जहां पे वो बता देगा कि इसने ऑडिट प्रोसीजर यहीं तक ही लगाया, ये बता देगा। या ऑप्शन 2 है, अपनी रिपोर्ट में एक ईओएम पैराग्राफ डाल देगा, ईओएम या ओएम पैराग्राफ डाल देगा, बेटर ईओएम या ओएम पैराग्राफ डाल देगा, जहां पे वो बताएगा कि भाई ये रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट हुआ था लॉ रेगुलेशन के कारण, इसके कारण हमने भी है ना वहीं तक ही ये ऑडिट प्रोसीजर लगाया, पूरी कहानी बता देगा। सर ऐसा क्यों करने की जरूरत है? अरे शेयर होल्डर को क्लियर पिक्चर होनी चाहिए ना, इसलिए ये चीज़ें अलाउ कर रखी है। कोई भी ऑप्शन है तुम्हारे पास में, कुछ भी कर लो, ठीक है? या तो ईओएम पैराग्राफ में कर दो, या ऑडिट रिपोर्ट को जो तुमने अमेंड करा या नई इशू करी है उसमें एक एडिशनल डेट मेंशन कर दो, कुछ भी कर दो चलेगा। ठीक है, ये है स्पेशल केस जिसको मैं तुम्हें एक बार रीड करवा देता हूँ। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। दोनों ही केस में क्या करना है? इन सच केसेस द ऑडिटर शैल आइदर मॉडिफाई द ऑडिटर रिपोर्ट बाय एडिंग एन एडिशनल डेट स्पेसिफिकली फॉर द अमेंडमेंट, indicating that subsequent event procedures were limited to those amendment, or issue a new or amended auditor report with a EOM और OM पैराग्राफ, या तो EOM या OM पैराग्राफ डाल दो। क्या ये बात समझ में आती है? क्लैरिटी है ये? दिस इज अ स्पेशल केस। ठीक है, व्हाट इफ मैनेजमेंट व्हाट इफ
मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अमेंड। अच्छा, तुम्हारे पास में ऐसे ये यूट्यूब पर डल रहा है ना, तो तुम्हारे पास में है पावर कि तुम अगर कहीं चीज़ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो पीछे करके वापस देख लो। ठीक है। व्हाट इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अमेंड? अगर मेरे भाई मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम तो नहीं करेंगे। अब फोकस कर, केस क्या है तेरा यहाँ पे? तेरे पास में ऑप्शंस क्या बच रहे हैं? अगर तूने साइन करने के बाद में रिपोर्ट मैनेजमेंट को नहीं दी है, तूने साइन तो कर दिया, बट मैं तेरे पास में ही वो रिपोर्ट है, तो यू हैव द ऑप्शन टू मॉडिफाई द ओपिनियन। बोल मेरे भाई बोल, मॉडिफाई करने का है ऑप्शन, कर देना मॉडिफाई। मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी नहीं है, तू मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तेरे पास रिपोर्ट है तो मॉडिफाई कर दे। सर सर सर, हमने तो है ना रिपोर्ट है ना मैनेजमेंट को दे दी, तो अब तो तू मॉडिफाई कर ही नहीं पाएगा। मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर कि ये मेरी रिपोर्ट तुम कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे अंटिल द नेसेसरी अमेंडमेंट आर मेड, एज सिंपल एज दैट। सर सर सर, मैनेजमेंट ने इशू कर दिया सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए विदाउट अमेंडमेंट, तो क्या करेगा ऑडिटर? फिर ऑडिटर फिर एक्शंस लेगा ताकि उसकी रिपोर्ट पे कोई रिलाई नहीं कर सके। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? सर क्या केस है? देख, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, रिपोर्ट तेरे पास है, साइन तूने कर दिया, मैनेजमेंट को नहीं दी, तेरे पास में ही मॉडिफाई कर दे। तब मैनेजमेंट को दे दी तो उनको इन्फॉर्म करके भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे जब तक तुम वो नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, अमेंडमेंट। ठीक है। और फिर भी अगर मैनेजमेंट इशू कर देता है तो तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारी इस रिपोर्ट पे कोई रिलाई नहीं करे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? बोलो भाई बोलो, आती है क्या? दिस इज़ अ स्पेशल केस, बढ़िया केस है भाई, बढ़िया, बहुत लॉजिकल केस है। पूरा का पूरा केस कंप्लीट हो चुका है। मेक श्योर आप वीडियो को पॉज कर रहे हो और एक बार इसको पूरा अच्छे से समझ रहे हो। कोई भी क्वेरी हो, क्वेरी आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसमें एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी बना रखा है, उसमें आप उसको ज्वाइन करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैं वापस डाल दूंगा, ठीक है? वरना आप मेन चैनल जो है उस पे तो नोट्स जाते ही है, एक डिस्कशन ग्रुप भी फ्री बना दिया। चल मैंने कहा यार कोई भी किधर का भी स्टूडेंट हो आ जाओ यार, डाउट पूछने पूछ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। मैं तो वैसे भी कोई पेड क्लासेस अभी लेता ही नहीं हूँ। ठीक है। तो कोई भी बच्चा हो, किसी का भी स्टूडेंट हो, कोई भी डाउट हो पूछो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है। डन। सो दो बातें थी, दोनों डिस्कशन था अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब मैं थर्ड केस की तरफ आ रहा हूँ। थर्ड केस मतलब सेकंड केस का ही बी पार्ट। दोनों में अंतर समझो पहले। फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द एफएस आर इशूड। ये केस था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुए, और अब केस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं। ओ हो, मतलब सर क्या बातें हो रही है? ये तुम्हारी 31/5 डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट थी, और लेट्स से 15/6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ऑलरेडी हो चुके पब्लिक को, और अब यहाँ पे कोई चीज मिल रही है, तो क्या करे? सेम एज केस नंबर टू, सेम एज केस नंबर टू, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम बातें हैं। ये पूरा का पूरा बॉक्स, ये पूरा का पूरा बॉक्स एज इट इज है, जो नोट्स में था पूरा एज इट इज, सारे पॉइंट एज इट इज है। बस एक पॉइंट यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। सर अंतर क्या है? मैंने कहा देख बिल्कुल सेम है, बट मुझे एक चीज़ बता, इस बार ऑडिट रिपोर्ट तेरे हाथ में होने के चांसेस है क्या? सोच सोच सोच। नहीं ना यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए तो वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट भी इशू हो गई, तो क्या तेरे पास में मॉडिफिकेशन का चांस है क्या? सोच, मॉडिफिकेशन का चांस है? नॉट एट ऑल। मॉडिफाई करने का चांस यहाँ पे खत्म हो चुका है। एक बात तो ये, ठीक है, एक बात तो ये है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। पहले बार में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन था इसलिए वो पॉइंट डिस्कस हुआ था, यहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो चुके हैं, और ऐसा केस है कि भाई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप मैनेजमेंट को तो बोलोगे ना यार
कि जिनको भी प्रीवियसली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो गए अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट, उनको इन्फॉर्म करो इस सिचुएशन की। एज सिंपल एज दैट ना। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, और अब यहाँ पे सर्कमस्टेंस ऐसा मान लो कि अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तो तुम मैनेजमेंट को तो बोलोगे ना यार, वो पुराने लोगों को तो बोल यार, तू यार जिनको इशू कर दिया है कि भाई साहब इस पर रिलाय मत करो, बोलोगे ना। बस ये एक पॉइंट और है, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यही दो केस है, अगर बस मैनेजमेंट फेल्स टू टेक नेसेसरी स्टेप्स, या मैनेजमेंट डज नॉट इंश्योर दैट मतलब मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करा, और मैनेजमेंट फेल टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू नोटिफाई द मैनेजमेंट एंड TCWG, और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी रिपोर्ट पे कोई भी रिलाय नहीं करे, यू नीड टू टेक अ एप्रोप्रिएट एक्शन, दैट्स इट। अदरवाइज केस नंबर 2 एंड केस नंबर 2 का पार्ट ए एंड पार्ट बी सेम। जस्ट आपको एक चीज़ का ध्यान में रखने की, मॉडिफिकेशन का ऑप्शन खत्म हो गया, और आपको रिसिपेंट को भी रिक्वेस्ट करने की, भाई साहब बोलो, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करने की, बोलो भाई कि मेरी रिपोर्ट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय नहीं करें, दैट्स इट। अदरवाइज केसेस सेम, कोई सा भी केस का आ जाए, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, बस ये दो पॉइंट का अंतर था। क्या ये बात आपको समझ में आती है? देन दिस इज ऑल अबाउट SA 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। अगर मैं IPCC लेवल की बात करूँ, तो केस नंबर 2 का A पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड केस नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये केस स्लाइटली फाइनल लेवल वालों के लिए, बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल और इंटर वालों का सेम ही स्टैंडर्ड है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फाइनल लेवल वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कुछ है नहीं यार, कुछ अलग है नहीं। ठीक है, तुम लॉजिकली समझोगे, तुम्हें भी आएगा समझ में। डन 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 डन। सो मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ 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 डू रिवाइज। ये स्टैंडर्ड टेक्निकली सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड है, मतलब अगर मैं खुद भी बोलूँ तो सारे स्टैंडर्ड्स में से बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। क्यों लगता है? क्योंकि है, आपको भी समझ में आया होगा कितना कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग दिस आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, एंड मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग अगेन आफ्टर 2 to 3 days। तब तो दिमाग में घुस जाएगा ये, वरना तो क्या तुम छोड़ोगे, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 में से 0 आएगी, 40 40 के लिए रोते रहोगे, क्या मतलब है? पढ़ लो ना, पढ़ लो पढ़ लो। चलो बाय, थैंक यू।